हेलो जी, तो वेलकम बैक। और अब अपन शुरू करने वाले हैं जनरल सर्जरी में डिफरेंट टाइप्स की सर्जिकल पोजीशंस के बारे में। कौन कौन सी पोजीशन में कौन कौन सी सर्जरी परफॉर्म की जाती है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप जानेंगे। देन उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक लेंगे आईवी कैनुलास। देन उसके बाद अपन आगे के टॉपिक्स को कवर कर देंगे। सबसे पहले अपन जाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जिकल पोजीशन की। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आती है, हमारे पास सबसे पहले आती है सुपाइन पोजिशन। सुपाइन पोजिशन। एंड एक और चीज़ आपको बता दूं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो ये पीडीएफ आपको शेयर करूंगा, इसी पीडीएफ में मैं आपको इनकी सारी की इमेजेस लगा दूंगा, अटैच करके दूंगा प्रॉपर एडिटिंग के साथ, जिससे कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही पीडीएफ में आपकी सर्जरी कंप्लीट हो जाएगी। और ये जो सीरीज बनाने का मेरा मकसद ये है कि जो भी बच्चे अभी एफएमजीज की तैयारी कर रहे हैं और जो अभी अब्रॉड में है अपने कॉलेज में, तो ये वीडियोज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होंगे, आपके कोर को स्ट्रॉन्ग करेंगे। देन आप अपने एग्जाम को देने के लिए जब इंडिया आओगे, प्रिपेयर करोगे, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में ऑलरेडी सेटल्ड होगी, तो आप बस पॉलिश करना होगा आपको। तो सबसे पहले चलते हैं अपन सुपाइन पोजीशन में। नाम में ही पता लग रहा है, इसमें जो पेशेंट है वो टेबल पे लेटा होगा, ओटी टेबल पे अपनी सुपाइन पोजीशन में। एंड इसमें अपन ऑल एब्डोमिनल सर्जरी करते हैं। ऑल एब्डोमिनल सर्जरीज को सुपाइन पोजीशन में अपन परफॉर्म करते हैं। एंड जितनी भी ब्रेस्ट सर्जरी, अपनी ब्रेस्ट सर्जरी होती है, ब्रेस्ट सर्जरी को भी अपन इसी पोजीशन में परफॉर्म करते हैं, राइट। देन उसके बाद अपन लेते हैं ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन। नाम से पता लग रहा है ट्रेंडेलेनबर्ग, और ध्यान रख लेना कभी ये पूछ सकता है, ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन। ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन में प्रॉब्लम क्या है इसमें क्या होता है, आपके पेशेंट को उसके लेग्स को एलिवेट कर दिया जाएगा। एलिवेटेड होता है पेशेंट के जो फुट एंड टोज, फुट एंड टोज एलिवेटेड ऑन ओटी टेबल, राइट। जनरली इसको परफॉर्म करते हैं पेल्विक सर्जरीज को परफॉर्म करने के लिए, पेल्विक सर्जरीज को परफॉर्म करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि जितना भी हमारा जो ब्लड होता है वो फुट के और टोज के एलिवेट होने की वजह से बॉडी के अपर पार्ट में चला जाता है ब्लड। अपर पार्ट ऑफ बॉडी में, मतलब जैसे आपके पैर को एलिवेट किए तो सारा जो ब्लड है वो आपके अपर पार्ट ऑफ बॉडी में आ जाएगा, जिससे कि वहाँ पर लॉस ऑफ ब्लीडिंग कम हो जाएगा, जब मतलब रिस्क नहीं रहेगा ज़्यादा ब्लीडिंग होने का। तो ये हो गया। देन उसके बाद एक और आती है, इसको बोलते हैं अपन रिवर्स ट्रेंडेलेनबर्ग, रिवर्स ट्रेंडेलेनबर्ग, रिवर्स ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन। नाम से पता लग रहा है, इसमें अपन क्या कर रहे थे, पेशेंट के हेड सॉरी लेग्स को वगैरह को, टोज वगैरह को एलिवेट कर रहे थे। इसमें पेशेंट के हेड को एलिवेट कर देंगे ओटी टेबल पे। तो पेशेंट का हेड ये है, सपोज करें, एंड ऐसे उसके पैर नीचे की तरफ रहेंगे। तो जो पेशेंट के जो इसमें लेग्स रहेंगे, पेशेंट के जो लेग्स डाउन साइड रहेंगे। इसमें क्या होगा, जो बॉडी का ब्लड है, बॉडी ब्लड शिफ्ट फ्रॉम अपर टू लोअर बॉडी, ठीक है। बॉडी का सारा ब्लड पैर में जाएगा। और बेसिकली इसका यूज अपन करते हैं रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। जितनी भी गॉल ब्लैडर सर्जरीज होती है उसमें अपन इसका यूज करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं ओपन कोलेसिस्टेक्टमी। ओपन कोलेसिस्टेक्टमी वगैरह जितनी भी अपन प्रोसेस करते हैं उसमें अपन रिवर्स टेंडलनबर्ग पोजीशन का यूज लेते हैं। और साथ में अपन जो ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी जो होती है, ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज में भी इसका यूज लेते हैं। देन उसके बाद अपन बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पोजीशन आती है, जिसको अपन बोलते हैं लिथोटोमी पोजीशन। लिथोटोमी पोजीशन आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है, जैसे कि डिलीवरीज के समय में इसका यूज किया जाता है। इसमें पेशेंट को ओटी टेबल पे लेटा दिया जाता है। चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट लिथोटोमी पोजीशन। स्टार मार्क दे रहा हूँ इस पर, पूछ सकता है आप लोगों से। तो इसका यूज अपन करते हैं वाइल नॉर्मल
वेजाइनल डिलीवरी, राइट, ओके। और ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर्स में अपन इस सर्जरी का यूज़ करते हैं। अब इसमें बॉडी की पोजीशन क्या होगी, अगर इसमें देखेंगे जिसमें पेशेंट के लेग्स को ऐसे कर दिया जाता है, मतलब फ्लेक्शन में होते हैं हमारे पेशेंट के पैर, फ्लेक्शन ऑफ नी जॉइंट, फ्लेक्शन ऑफ नी जॉइंट एंड एबडक्शन एबडक्शन आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ नी एंड हिप जॉइंट, ठीक है। साथ में मैं इस पोजीशन की जो इमेज है वो यहाँ पे लगा दूंगा पीडीएफ में, जिससे कि आपको मेरे साथ साथ समझने में ईजी होगी। तो क्या होगा, फ्लेक्शन ऑफ द नी जॉइंट एंड एबडक्शन आउटवर्ड मूवमेंट रहेगी ऑफ नी एंड हिप जॉइंट। ध्यान रखिएगा इस चीज का, इस पोजीशन में अगर आपने ज़्यादा एबडक्शन कर दिया लेग्स का, एबडक्शन कर दिया लेग का, तो आपकी जो कॉमन पेरोनियन नर्व होती है वो उसमें इंजरी हो सकती है, जिसकी वजह से आपका फुट ड्रॉप हो सकता है पेशेंट का। तो ध्यान रखना, जो एबडक्शन करेंगे अपन लेग्स का, फ्लेक्शन में नीज रहेंगे, देन एबडक्शन में रहेगा हमारा जो लेग्स एंड नी हिप जॉइंट रहेगा वो एबडक्शन में। ज़्यादा एबडक्शन कर देंगे तो कॉमन पेरोनियन नर्व की इंजरी हो सकती है, इसकी वजह से फुट ड्रॉप की रिस्क हो सकता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू अहेड एंड नेक्स्ट हमारी जो पोजिशन आती है वो आती है लेटरल पोजिशन। लेटरल पोजीशन, इसमें पेशेंट को आड़ा लेटा दिया जाता है एक तरफ, मैं आपको इमेज में दिखाऊंगा अभी यहाँ पे। ये यूज़ करते हैं बेसिकली थोरेकोटोमी, थोरेक्स सर्जरी वगैरह के लिए थोरेकोटोमी हो गया, एंड पाइलोलिथोटोमी मीन्स जो भी हमारी किडनी सर्जरीज वगैरह होती है उसको परफॉर्म करने के लिए इस पोजीशन का यूज मिल जाता है। प्रोन पोजीशन, नाम में ही पता लग रहा है, पेशेंट को पेट के बल लिटा दिया जाता है ओटी टेबल पे। तो प्रोन पोजीशन इमेज में देख सकते हो आप कैसा है इसका। बेसिकली अब देखो पेशेंट उल्टा लेटा हुआ है पेट के बल पे, तो इसको बेसिकली अपन यूज़ करेंगे, नाम से पता लग रहा है प्रोन में, स्पाइन सर्जरीज वगैरह में, जो हमारी स्पाइन है उसकी सर्जरी वगैरह के उसमें इसका यूज़ करते हैं स्पाइन में। और पाइलोनिडल साइनस, आगे मैं आपको पाइलोनिडल साइनस भी बताऊंगा। पाइलोनिडल साइनस सर्जरी में जो फ्लैप लगाते हैं अपन, उस सर्जरी में भी अपन कौन सी, प्रोन पोजीशन का यूज में लेते हैं। ओके, नाउ अपन बात करते हैं सेवंथ जो हमारी पोजीशन है उसको बोलते हैं अपन सिटिंग पोजीशन। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें पेशेंट को चेयर पे बैठा दिया जाता है, पेशेंट को चेयर पे बैठा दिया जाएगा। और बेसिकली जब पेशेंट चेयर पे बैठा तो इसको अपन जितनी भी क्रेनियल और न्यूरो सर्जरी वगैरह में इसका यूज़ कर देता है। लिख देता हूँ मैं आपके लिए, क्रेनियल सर्जरीज एंड न्यूरो सर्जरीज में इसका यूज़ किया जाता है। ओके, चलिए आगे अपन नेक्स्ट पोजीशन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पोजीशन अपन लेते हैं रोज पोजीशन, थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसका। रोज पोजीशन, स्टार मार्क लगा रहा हूँ, बहुत सारी सर्जरीज को, इंपॉर्टेंट सर्जरीज को इससे परफॉर्म किया जाता है। इसमें इसका जो बेसिकली यूज़ होता है मोस्ट कॉमनली वो थायराइड सर्जरीज में यूज़ होता है, थायराइड सर्जरी में इसका यूज़ किया जाता है। देन टॉन्सिलेक्टमी में इसका यूज़ किया जाएगा। एंड जो एडिनोइड सर्जरी होती है जिसको एडिनोइडेक्टोमी बोलते हैं, बच्चों में जो पोस्टीरियर नेजल होता है वहाँ पे एडिनोइड्स की हाइपोट्रोफी होने की वजह से बच्चों में सांस नहीं ले पाते बच्चे नाक से, तो वो ओब्लिगेट माउथ ब्रीदर होते हैं, ठीक है, तो मुंह खुला हुआ रहता है उन बच्चों का। तो एडिनोइड की सर्जरी के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। बेसिकली जो ईएनटी की सर्जरीज होती है, ईएनटी सर्जरीज के लिए अपन रोज पोजीशन का यूज लेते हैं। बट ध्यान रखिएगा इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है। सबसे पहले आपको बता दूं रोज पोजीशन में आपके जो हेड है उसको ऐसे सबलक्ष किया जाएगा, बट अगर आपने ज़्यादा ही हाइपर एक्सटेंशन कर दिया तो आपकी ग्रिसल सिंड्रोम होने का रिस्क होता है। इसमें ईएनटी का क्वेश्चन है, ग्रिसल सिंड्रोम का रिस्क होता है अगर आपने
हाइपर एक्सटेंशन कर दिया, जिसकी वजह से ग्रिसल सिंड्रोम हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि सबलक्सेशन हो जाता है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो इस पोजीशन को, इसमें सबलक्सेशन हो जाएगा C1 एंड C2, जो सर्वाइकल होती है हमारी C1 C2 जॉइंट का सबलक्सेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ग्रिसल सिंड्रोम हो जाता है। कौन सा जॉइंट होता है ये? अटलांटो एक्सियल जॉइंट, अटलांटो एक्सियल जॉइंट का पार्शियल डिसलोकेशन होने का रिस्क होता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको जो साइड बाय साइड लिखवा रहा हूँ, आप इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान में रखिए, और ये चीज़ें आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। देखो कई सारी चीज़ें इंटरलिंक हो रही है, जैसे ENT यहाँ पे ओवरलैप हो गया, तो ENT में आप पढ़ोगे इसके बारे में, ग्रिसल सिंड्रोम के बारे में। एडिनोइड हाइपरट्रोफी हो जाती है बच्चों में, तो वो सारी चीज़ें भी आती है। थायराइड सर्जरी में इसका यूज़ होता है, और टॉन्सिलेक्टोमी में इसका यूज़ किया जाता है, राइट। एक पोजीशन होती है जिसको जैक नाइफ पोजीशन बोलते हैं। इसमें पेशेंट को ऐसे, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो, वैसे इसमें पेशेंट को किया जाता है। और बेसिकली जो ये सर्जरी होती है इसमें, जैसे इसको बोलते हैं अपन जैक नाइफ, जैक नाइफ, जैक नाइफ पोजीशन। इसमें देख सकते हो आप कैसे पेशेंट को ले, ये जितने भी हमारे हिमोरॉइड्स होते हैं, हिमोरॉइड सर्जरी में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। बट इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें पोजिशनल, इसमें आपको पोजिशनल एस्फेक्सिया का रिस्क होता है। कैसे? जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो, इसमें पेशेंट का डायाफ्राम है ना, वो एक्सपैंड नहीं हो पा रहा। एक्सपैंड नहीं होगा तो बंदे को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो ये इसमें पोजिशनल एस्फेक्सिया का रिस्क होता है इस पोजीशन में, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सो गाइस, अब अपन लोग बात करने वाले हैं हमारे जो इंट्रावीनस लाइंस होती है, तो इंट्रावीनस लाइंस की बात करने वाले हैं इस टॉपिक में। तो इंट्रावीनस, यार ये वो टॉपिक है जो आपको बेसिकली पता होने चाहिए, बट क्वेश्चन कभी कभार ही आता है, इसलिए इसको जनरल सर्जरी बोलते हैं। कभी कभार क्वेश्चन रिपीट होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया क्वेश्चन क्लिनिकली ओरिएंटेड आते हैं आजकल, है ना। तो ये चीज़ें जरूरी है, इसलिए पढ़ाना पड़ता है इन सब चीज़ों को। सो कैनुला, कैनुला क्या होता है? कैनुला एक थिन ट्यूब होती है जिसको आपकी वेन में इंसर्ट किया जाता है किसी भी पर्पस के लिए, चाहे फ्लूइड को ड्रेन करने के लिए या फिर कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट करने के लिए, उसको अपन कैनुला कहते हैं, राइट। तो कैनुला आपको पता लगा दिया मैंने। अब कैनुला की जो साइज होती है ना, उसको अपन गोज में मेजर करते हैं। किसमें? गोज, गोज में मेजर करते हैं। अब ध्यान रखिएगा, गोज is inversely proportional to the diameter of cannula, right। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मतलब जितना ज़्यादा गोज होगा उतना डायमीटर कम होता जाएगा। तो सबसे जो वाइडेस्ट जो गोज होता है वो 14 गोज की निडल का होता है, और सबसे जो थिन होता है वो हमारा 26 गोज की निडल या कैनुला का होता है, राइट। तो मैं आपको डिफरेंट कैनुलास के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपन चलते हैं 14 गोज, जिसे आपको मेंशन कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। 16 गोज, देन 18 गोज, 20 गोज, 22 गोज, 24 गोज एंड 26 गोज। अब इनकी ट्रिक भी है, जो ट्रिक याद रखिएगा, कैसे याद रखते हैं मैं आपको बताता हूँ। जो 14 गोज होता है उसका जो कलर होता है वो होता है ऑरेंज, देन उसके बाद ग्रे, देन उसके बाद ग्रीन, देन पिंक, ब्लू, येलो, देन उसके बाद पर्पल। ऐसे याद रखो कि अपन धरती से आकाश की तरफ जा रहे हैं। हमारी जो अर्थ है, अर्थ के अंदर क्या होता है? लावा होता है। देन ऊपर आते हैं तो ग्रे कलर की मिट्टी होती है। देन ऊपर आते हैं तो ग्रीन कलर की ग्रास होती है। देन ऊपर आते हैं तो ग्रास पे पिंक कलर के फूल लगे होते हैं। ऊपर चलते हैं तो ब्लू कलर का आसमान होता है। देन ऊपर जाते हैं तो येलो कलर का हमारा सन होता है।
और थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो पर्पल कलर की ओजोन लेयर आ जाती है। ऐसे पर्पल कलर होता है ना ओजोन का, तो ऐसे आप थोड़ा इसको याद कर सकते हो। कभी कभार फ्लोरेट, मैंने एक क्वेश्चन देखा था जहाँ पर फ्लोरेट पूछा हुआ था वो, तो क्या पता पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। जो मैक्सिमम फ्लो रेट होती है वो होती है किसकी, ऑरेंज की, कितनी होती है 240 ml पर आवर। अब नाम से पता लग रहा है यार इसमें अगर मैक्सिमम फ्लो रेट है तो इसका यूज़ कहाँ रखेंगे, मैसिव ब्लड लॉस, जहाँ पर सीवियर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वगैरह हो गया वहाँ पर इसका यूज़ करेंगे। देन जो मिनिमम होती है हमारी पर्पल में, जो 26 गोज की होती है उसमें होती है, और जो 16 गेज की जो हमारी होती है, जो ग्रे होती है, ग्रे में जो होती है ना वो होती है 180 ml पर आवर, इसकी फ्लो रेट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इनका उपयोग अपन RTA वगैरह के केसेस में करते हैं। अगर अपन बात करें जैसे जो ग्रीन है, ग्रीन का यूज़ करते हैं अपन एडल्ट मेल में, पिंक नाम से पता लग रहा है एडल्ट फीमेल में यूज़ करेंगे, ब्लू है यूज इन चिल्ड्रन, जो येलो है यूज्ड इन इन्फेंट, एंड जो पर्पल है यूज्ड इन नियोनेट। ओके, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब जो कैनुला होता है इसको आपकी वेन में लगा के रखते हैं, आपने देखा होगा यहाँ पर लगा के रखते हैं, यहाँ से फ्लूइड लेते हैं या फिर कोई भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आपको इंसर्ट करना है उसके लिए इसका यूज़ लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन अगर ज़्यादा दिन होता है, अगर इसको अगर यूज़ वहीं पे लगा करके रखते हैं तो उससे वहाँ पे इन्फेक्शन होने के रिस्क हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, वेन में इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो वेन इन्फ्लामेशन ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड इंसर्शन ऑफ कैनुला, इसको क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। नाम से पता लग रहा है जो वेन है उसमें थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, आइटिस मीन्स वेन में इन्फ्लामेशन हो गया। ज़्यादा दिन तक अगर उसको इंसर्ट करके रखेंगे तो रिस्क होता है इन्फेक्शन होने का, राइट। अब हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशंस की, कि अपन इनसे अपन न्यूट्रिशन वगैरह पेशेंट को कैसे पहुंचा सकते हैं। न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन देने का रूट डिफरेंट तरीके से होता है। अब कोई सर्जिकल पेशेंट है, इमोबिलाइज है, काम नहीं कर रहा, तो अपने को उसको न्यूट्रिशन तो देना पड़ेगा। तो दो तरीके मेनली अपन न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं, वे मतलब रूट्स का यूज़ करते हैं। पहला हमारा होता है, एक तो एंट्रल रूट होता है, दूसरा आपका जो होता है वो होता है पेरेंटल रूट होता है, पेरेंटल रूट होता है, पहला होता है एंट्रल रूट। एंट्रल रूट नाम से पता लग रहा है इसमें अब्जॉर्प्शन वाया इंटेस्टाइन, एंड पेरेंटल रूट में अब्जॉर्प्शन डायरेक्टली वाया ब्लड। ठीक है, ओके। चलो एक एक को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंट्रल रूट की। तो भाई बात करते हैं एंट्रल रूट की। तो एंट्रल रूट नाम से मैंने जैसे आपको बताया कि इंटेस्टाइन के द्वारा इसमें एब्जॉर्प्शन होता है। इसमें क्या करते हैं पेशेंट की, जो पेशेंट इसमें क्या होता है कि अनेबल टू ईट ओरली, मतलब वो ओरली खाना नहीं खा सकता, तो अपन क्या करेंगे नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लेते हैं, रायल्स ट्यूब बोलते हैं उसको पेशेंट की नोज के द्वारा अपन उसके GIT में एंटर करवाते हैं। तो नाम से पता लग रहा है इसमें जो रायल्स ट्यूब होती है, रायल्स ट्यूब AKA नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब inserted via nasal
रूट टू पेशेंट GIT। किन पेशेंट में यूज करेंगे? जो ओरली ईट नहीं कर सकते, खा नहीं सकते। ओके, इस चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरा अपन चलते हैं हमारा पेरेंटल रूट। इसमें पेशेंट को अपन जो फूड है वो अपन वेंस के द्वारा देते हैं। इसमें न्यूट्रिशन जो फ्लूइड है, इसमें ऐसा थोड़ी खाना दे दोगे, तो इसमें जो अपन न्यूट्रिशन जो होता है वो फ्लूइड के फॉर्म में देते हैं, फ्लूइड फॉर्म वाया वेंस। ओके, अब जो इसमें भी कई सारी वेंस का यूज करते हैं, तो अपन जो मोस्ट कॉमनली अपन जो होता है ना बेस्ट रूट की बात करें, बेस्ट रूट की अगर बात करें तो सेंट्रल लाइन होती है बेस्ट रूट, सेंट्रल लाइन बेस्ट रूट होती है। अगर पर्टिकुलरली बात करें तो बेस्ट जो होता है हमारा बेस्ट तो सेंट्रल लाइन होता है, देन उसके बाद इंटरनल जुगुलर वेन एंड सबक्लेवियन वेन एंड फीमोरल वेन, राइट। अगर इसको आप ये देख लो तो आप इन रूट से दे सकते हो। बेस्ट तो आपका होता है सेंट्रल लाइन के थ्रू आप दे सकते हो, बट आप इंटरनल जुगुलर वेन, सबक्लेवियन वेन एंड फीमोरल वेन के थ्रू भी दे सकते हो, राइट। इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं? इंडिकेशंस ऑफ पेरेंटल रूट। भाई कौन कौन सी सिचुएशंस में आप पेरेंटल रूट से न्यूट्रिशन पेशेंट को प्रोवाइड करवा सकते हो? तो अपन बात करते हैं जैसे पेशेंट प्रोलॉन्ग्ड पैरालाइटिक आइलियस हम दे सकते हैं, अक्यूट सीवियर पेनक्रियाटाइटिस में दे सकते हैं। तो इन सब केसेस में अपन कौन सा रूट? पेरेंटल रूट को प्रेफर कर सकते हैं। अब जो बेस्ट साइट होती है, मैंने आपको बताया बेस्ट साइट जो होती है वो आपकी सबक्लेवियन वेन होती है। अब सबक्लेवियन वेन से आप डालोगे, इंसर्ट करोगे, तो यहाँ पे आपकी स्किल्स वगैरह होना मैटर करती है। अगर आप स्किल्ड नहीं हो तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो? लंग्स को रप्चर कर सकते हो। अगर लंग्स रप्चर हो गए तो आपको न्यूमोथोरेक्स वगैरह का रिस्क हो सकता है, तो थोड़ा इसमें सावधानी बरतना जरूरी है। तो फर्स्ट आपकी हो गई कौन सी? फर्स्ट आप सबक्लेवियन वेन में डाल सकते हो, दूसरा आप इंटरनल जुगुलर वेन में डाल सकते हो, और तीसरा अपनी जो चॉइस होती है वो हमारी फीमोरल वेन होती है। अब ये जो फीमोरल वेन वाला जो इलाका होता है ये थोड़ा अनहाइजीन वाला होता है, आपको पता है ग्रोइन एरिया होता है हमारा, वो अनहाइजीन होता है, तो वहाँ पे रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। तो बेस्ट जो होता है ना वो आपका होता है कौन सा? फर्स्ट वाला सबक्लेवियन वेन वाला, दूसरा इंटरनल जुगुलर वेन वाला, एंड तीसरा जो होता है आपका फीमोरल वेन वाला।